हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 3 एस्पेक्ट्स पे हमने बात करनी थी। इसका पहला एस्पेक्ट क्लियर था, जस्ट इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन में ये था कि कितने सीरीज हैं इसमें, और कौन सा सीरीज किसने कब डिस्कवर किया, और कौन सा सीरीज किस रीजन में होता है, किस सीरीज के वेवलेंथ ज्यादा और फ्रीक्वेंसीज कम होते हैं, और किस सीरीज के फ्रीक्वेंसी ज्यादा और वेवलेंथ कम होते हैं। मतलब क्या क्या था वो सब इंफॉर्मेशन आपने पढ़ा जी। किस चीज में? ये रेंज होते हैं, नियर इंफ्रारेड या फार इंफ्रारेड। दरअसल ये है जनाब रेंजेस। फर्ज करो इंफ्रारेड यहां से यहां तक है, इंफ्रारेड। तो जो जनाब इस इंफ्रारेड से इस तरफ माइक्रो है, द इंफ्रारेड क्लोज टू माइक्रो साइड आर कॉल्ड नियर इंफ्रारेड, एंड द इंफ्रारेड क्लोज टू विजिबल आर कॉल्ड फार इंफ्रारेड। समझ गए हो ना? ये रेंजेस हैं। तो स्टार्ट ऑफ द रेंज में जो होते हैं वो नियर, और लास्ट ऑफ द रेंज में जो होते हैं वो फार। मैं अपना टॉपिक की तरफ आता हूं। इंफॉर्मेशन हमने पढ़े, अभी बात करेंगे जनाब फॉर्मेशन के। एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनता कैसे है ये हमने पढ़ा था, इसकी बातें करेंगे। इसके बाद क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, यानी जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उस क्वेश्चंस के पॉइंट्स पे बात करेंगे, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन या क्या क्या बातें आपको मालूम होनी चाहिए। फिर हमारा पहला टॉपिक खत्म होगा। फॉर्मेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा डिमांड्स few agents. The first one, it demands excitation and de-excitation chamber. Excitation and de-excitation chamber, ऐसा चेंबर चाहिए जिसमें एक्साइटेशन ऑफ एटम्स भी हो और वो पॉसिबल हो। एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन चेंबर के अलावा इसमें होना चाहिए अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज होना चाहिए, और अप्लाइड वोल्टेज के अलावा इसमें होना चाहिए एटम्स। किसके एटम्स? एटम्स इन वेपर स्टेट। अगर गैसियस फॉर्मेट है तो ठीक है, अगर गैसियस नहीं है और आप मरकरी का स्पेक्ट्रम लेना चाहते हो तो फर्स्ट यू हैव टू वेपराइज द मरकरी एंड देन यू हैव टू यूज इट इन फॉर्मेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। पहले इसको वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। एटम्स किसके? जिस एलिमेंट का एटॉमिक स्पेक्ट्रम आप लेना चाहते हो। अगर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक स्पेक्ट्रम लेना चाहते हो तो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप हीलियम का एटॉमिक स्पेक्ट्रम लेना चाहते हो तो एटम्स ऑफ हीलियम, एंड सो ऑन। द नेक्स्ट फैक्टर इज प्रिज्म। नेक्स्ट फैक्टर इज प्रिज्म, एंड द लास्ट फैक्टर इज स्क्रीन। स्क्रीन हर वो सरफेस, हर वो पेज, हर वो प्लेन जिस पर आप रिजल्ट रिसीव करते हो। जहां पर जिस सरफेस पर आप रिजल्ट रिसीव करते हो वो स्क्रीन ऑफ स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। ये सब कुछ कैसे होता है? तो सीधी सी बात है कि हमारे पास होता है ये एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन चैम्बर। इट इज एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन चैम्बर। इसमें होते हैं इलेक्ट्रोड्स, और ये हमारे पास है अप्लाइड वोल्टेज। इब्तिदा में ये ऑफ होता है, इब्तिदा में ये ऑफ होता है, और इसको हम अप्लाई करते हैं अक्रॉस इलेक्ट्रोड। यहाँ लाखों करोड़ों हजारों एटम्स होते हैं उस एलिमेंट के, जिस एलिमेंट का आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम लेना चाहते हो उसके एटम्स होते हैं। इसके अलावा इस चैम्बर को फुली रिफ्लेक्टर से कवर किया होता है। ये रिफ्लेक्टर सरफेस है, इसकी कोटिंग होती है, इस तरह होती है कि कोई भी रेडिएशन यहां से बाहर ना जा सके, और अगर कोई रेडिएशन टकराए तो पलट कर रिफ्लेक्ट हो। सिर्फ अ नैरो एग्जिट इज देयर, अ स्मॉल नैरो एग्जिट इज देयर इन द चैम्बर। इसके आगे आप रखते हो प्रिज्म, और प्रिज्म के इस तरफ आप रखते हो स्क्रीन। फर्ज करें ये स्क्रीन है जहां पर आपने स्पेक्ट्रम रिसीव करना है, ये वो स्क्रीन है। अब प्रोसेस कैसे होता है? जब तक ये वोल्टेज भी ऑफ है, जब तक ये वोल्टेज भी ये ऑफ है, तब तक ये जितने भी एटम्स हैं ये नॉर्मल स्टेट में होते हैं। तो नॉर्मल स्टेट क्या है जनाब? नॉर्मल स्टेट का मतलब होता है स्टेबल स्टेट। नॉर्मल स्टेट मीन कि ये सब स्टेबल स्टेट में है,
और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे हैं तो हम हाइड्रोजन के एटम कहेंगे। इस चैम्बर में जो हजारों लाखों एटम्स हैं, हर एटम की खासियत यह है कि उसका न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, और बाकी सारे ऑर्बिट्स किस हालत में है? एम्प्टी हैं, बाकी सारे स्टेट्स एम्प्टी हैं। तो ये नॉर्मल स्टेट है। जब तक वोल्टेज ऑफ रहेगा तब तक ये कहानी ऐसी रहेगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू ट्रांसफर एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर करने का, एक एजेंट से दूसरे एजेंट में एनर्जी पहुंचाने के जराए कितने हैं? शाबाश, कितने जराए हैं? 3 है। क्या क्या है? शाबाश। एनर्जी एक से दूसरे को किस तरीकों से मिल सकती है? कितने तरीकों से? 3। द फर्स्ट, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन मोशन ऑफ मैटर। जब मैटर मोशन करता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। फर्ज करो एक गाड़ी है, इस्लामाबाद टूल प्लाजे से मोटरवे पे एंटर हुई है, उसमें अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी है, और वो मैटर, वो बॉडी, डोंट टॉक प्लीज, जब वो बॉडी मूव करती है, पेशावर आती है, तो उसकी सारी एनर्जी उसके साथ पेशावर ट्रांसफर हो गई है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी मास मोशन से हो सकता है। दूसरा क्या है? वेव्स। जब वेव्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। तीसरा क्या है? व्हाट इज द थर्ड मैकेनिज्म टू ट्रांसफर एनर्जी? फोर्स। रेडिएशन भी वेव्स है ना। फोर्स से भी एनर्जी ट्रांसफर होती है। कैसे? एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर होती है बाय फोर्स। कैसे जस्टिफाई करोगे? अभी इसी वक्त जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर उस सामने दीवार पर एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल पड़ा है रेस्ट में, रेस्ट का मतलब है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। फिर मेरे हाथ में एक पॉजिटिव मैंने रखा, इस पॉजिटिव ने उस नेगेटिव को अट्रैक्ट करना शुरू किया, लेकिन फोर्स काफी कम है, और कम फोर्स उस इलेक्ट्रॉन के मास के इनर्शिया से हार गया, और वो रेस्ट में था, 0 एनर्जी में था और 0 एनर्जी में रहा। मैंने पॉजिटिव चार्ज को डबल कर दिया, फोर्स डबल हो गया, लेकिन अभी भी इनर्शिया जीत रहा है। मैंने एक और पॉजिटिव रखा, और जब तक पॉजिटिव बढ़ाऊंगा कि हद तक कि उसका इनर्शिया हार जाए। इनर्शिया चाहता है कि तुम रेस्ट में रहो, और इधर से पॉजिटिव का फोर्स चाहता है कि तुम मोशन अडॉप्ट करो। समझ गए हो ना? आखिरकार आप मानते हो कि एक वक्त ऐसे आ जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू कर देगा, और जब वो इधर आना शुरू करेगा तो उसमें पहले एनर्जी कितनी थी, और अब उसमें एनर्जी 0। तो उसको एनर्जी ट्रांसफर, देखो एनर्जी यहां से वहां ट्रांसफर हो गई, लेकिन क्या किसी वेव ने ट्रांसफर की है? क्या मैं खुद मैटर ने मोशन करके एनर्जी यहां से वहां ट्रांसफर की है? नहीं। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी के पसे पर्दा राज किसका है? फोर्स का। तो स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन में भी एनर्जी ट्रांसफर किस चीज से होती है? फोर्स से होती है। कैसे होती है? ये जो नॉर्मल स्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन बजाते खुद क्या है? शाबाश, चार्ज है। और कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। गौर करें, जब आप इस वोल्टेज को ऑन करते हो, इसके ऑन होने से ये चेंबर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और ये चेंबर नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन जाता है। और अब इस हर एटम में हजारों लाखों एटम्स हैं। एक एटम से स्पेक्ट्रम नहीं बनाया जाता। मैं एक एटम से थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन करूंगा कि ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन था फर्स्ट ऑर्बिट में, और ये सारे ऑर्बिट खाली हैं, ये सारे ऑर्बिट खाली हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन उसी तरह इलेक्ट्रॉन है जो थोड़ी देर पहले हमने उस दीवार पे कंसीडर किया था, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव उसी तरह बाहर के फोर्सेस हैं या एजेंट है जो फोर्स लगा रहे हैं। और एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल बॉडी को क्या फराहम करता है? एनर्जी। क्या फराहम करता है? एनर्जी। तो इट मीन कि इस वोल्टेज के अंदर दरअसल हमने क्या छुपाया है? इस वोल्टेज के अंदर हमने एनर्जी छुपाई है, और ये वोल्टेज चार्ज पर फोर्स लगाकर अपनी ही एनर्जी उसको यूटिलाइज कराएगा। समझ आ गई है? उसको ट्रांसफर करेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करता है। तो डबल फोर्स से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, और कभी कभार ये एनर्जी इतनी गेन करेगा कि ये इस फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में चला जाएगा। कभी ये इतनी ज्यादा एनर्जी गेन करेगा कि फर्स्ट से थर्ड में चला जाएगा। कभी गेन ऑफ एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि ये फर्स्ट से फोर्थ में चला जाएगा। यानी मैं कहना चाहता हूं कि आपके अप्लाइड वोल्टेज से इस चैम्बर के अंदर अलग अलग किस्म के
क्या होंगे? अलग अलग किस्म के एक्साइटेशंस होंगे। तो आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि एक एटम है, एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक्साइटेशन होना चाहिए, इतने ज्यादा एक्साइटेशन कैसे हुए? तो आपका आंसर क्या होगा? तत्व वो है कि सर आप थ्योरेटिकली एक एटम से एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो हाइड्रोजन का एक एटम नहीं रखते, मोल्स रखते हैं। क्या रखते हैं? मोल्स रखते हैं। 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 10 मोल्स, और एक मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। कुछ समझ आ गई है? सो हम फिलिंग ऑफ चैम्बर मोल्स में करते हैं, और मोल्स में फिलिंग का मतलब है कि ये एटम्स की तादाद वाकई में लाखों में होती है। कुछ समझ आ गई है? तो आप कहें सर ऐसा हो सकता है कि एक एटम को इतनी एनर्जी मिल जाए कि उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में चला जाए, दूसरे एटम को इतनी एनर्जी मिल जाए कि उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में चला जाए, बाद में फर्स्ट से 7 ऑर्बिट में चला जाएगा, बाद में 9th ऑर्बिट में चला जाएगा। हो सकता है इन लाखों एटम्स में बाद एटम्स को एनर्जी इतनी मिले ही ना, और उसका एटम, उसका इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्टेट में ही रहे। हो सकता है कि किसी एक एटम को इतनी ज्यादा एनर्जी मिले कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइज ही कर जाए। तो बेशक आयोनाइजेशन भी पॉसिबल है बहुत से एटम्स का, बेशक नॉर्मल स्टेट में रहना भी पॉसिबल है, लेकिन यह भी हकीकत है कि एक्साइटेशन टू सेकंड ऑर्बिट, एक्साइटेशन टू थर्ड ऑर्बिट, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9 वगैरह ये हो सकते हैं, एक्साइटेशन ये हो सकते हैं। मेरी बात समझ गए हैं? सो दैट्स व्हाई आगे बढ़ते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन और है कि अगर सारे एटम्स हाइड्रोजन के हैं, टूल एटम दचा दी, अगर सारे एटम्स हाइड्रोजन के हैं और वोल्टेज भी सबके लिए सेम है, वोल्टेज भी सबके लिए, अगर वोल्टेज भी सेम है, एटम्स हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन एक तरह के हैं, नबिया पकार दे हर यो एटम के सेम एक्साइटेशन उसी का ना। अगर एक एटम में एक्साइटेशन फर्स्ट टू थर्ड होता है तो दूसरे में भी फर्स्ट टू थर्ड होना चाहिए, तीसरे में भी फर्स्ट टू, फिर ये अलग अलग क्यों होते हैं? अगर एटम भी सेम है, खबर आ रही, अगर एटम्स भी सेम है, अप्लाइड वोल्टेज भी सेम है, तो आप बताएं कि फिर एक ही नेचर के एटम एक ही वोल्टेज से अलग अलग एक्साइटेशन कैसे कर सकते हैं? कुछ आयोनाइजेशन, कुछ हाईली एक्साइटेशन, कुछ लो एक्साइटेशन, कुछ अनस्टेबल स्टेट में जाते ही नहीं और एक्साइट होते ही नहीं। ये रैंडम रिजल्ट क्यों है? जब करवाने वाला भी सेम है और फेस करने वाला भी सेम है, तो रिजल्ट क्यों डिफरेंट है? द एक्चुअल का आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कि सर ये एटम्स जो यहाँ है दे आर इन कंटिन्यूस एंड रैंडम मोशन। किस हालत में होते हैं? वेपर स्टेट में। और ये किस हालत में होते हैं? इन रैंडम मोशन। अगर ये फिक्स सब एक जगह पे लोकलाइज होते तो सब पर असर भी एक तरह होता, और रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में लोकेशंस बदलते हैं, तो बाज एटम सेंटर में होंगे तो उस तक इफेक्ट फ्लो करेगा ही नहीं, रास्ते में बाकी एटम उनको उनकी कुर्बानी मिल जाएगी उसको और वो बच जाएगा, और जो एजेस पर होगा वो ज्यादा सफर होगा, जो चैम्बर में एक जगह होगा वो कम सफर होगा, जो दूसरी जगह होगा वो ज्यादा सफर होगा, कोई सेंटर में होगा सफर ही नहीं होगा। एक और आसान सा सिंपल सा सादा सा एग्जांपल, मैं इधर मौजूद हूं, मुझ पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो सामने दीवार नेगेटिव चार्ज है, मेरे जितना पॉजिटिव चार्ज मेरे सामने है उस जितना पॉजिटिव चार्ज उसके सामने है, तो यकीन करें जो उधर दीवार पर नेगेटिव है उसका मुझ पर असर कम रहेगा, क्योंकि रास्ते में उसका असर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कुछ समझ आ रही है? और अगर ये दरमियान के पॉजिटिव हट गए तो नेगेटिव का मुझ पर असर, यही होता है रैंडम मोशन की कहानी, कि इस चैम्बर में लाखों एटम्स रैंडम मोशन में होते हैं, तो बाज उस रैंडम मोशन में बच जाते हैं, बाज ज्यादा सफर होते हैं। और यही वजह है कि जब हम वोल्टेज ऑन करें तो इस चैम्बर के अंदर क्या होते हैं? अलग अलग किस्म के एक्साइटेशंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वोल्टेज ऑन करने के बाद दोबारा आप क्या करोगे? ऑफ। तो हजारों एटम्स हजारों किस्म के एक्साइटेशंस में है, क्या वो एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे? अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन का वापस जंप लगाना जरूरी है, तो इसमें एक्साइटेशन के बाद क्या होगा? डी एक्साइटेशन। और हर डी एक्साइटेशन से एक फोटॉन, एक लाइट, एक रे, एक वेवलेंथ पैदा होता है या नहीं? एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है लाइट की, एक वेवलेंथ पैदा होता है, एक रेडिएशन पैदा होती है, एक फोटॉन पैदा होता है। तो बेशुमार एक्साइटेशन, तो बेशुमार डी एक्साइटेशन,
और बेशुमार डी एक्साइटेशन तो बेशुमार फोटॉन। समझ आ रही है? चेंबर के अंदर बेशुमार फोटॉन डेवलप होंगे, लेकिन रिफ्लेक्टर इनको बेशुमार रास्तों से जाने नहीं देगा, और ये मजबूर है कि रिफ्लेक्शन कर करके कंबाइन होकर सिंगल बीम की तरह आगे निकल आए। लेकिन इस सिंगल बीम में कितने वेवलेंथ शामिल हैं? शाबाश, इसमें बेशुमार वेवलेंथ शामिल हैं। आप इसे बेशुमार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहो, आप इसे बेशुमार वेवलेंथ कहो, बेशुमार फ्रीक्वेंसी कहो, बेशुमार फोटॉन्स कहो, आपकी मर्जी है। प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म का उसूल है जनाब कि ये डिफ्लेक्शन करता है। किस उसूल से करता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ प्रिज्म? ये डिफ्लेक्शन करता है, और डिफ्लेक्शन इनवर्सली टू वेवलेंथ करता है। इनवर्सली टू, इसका डिफ्लेक्शन वेवलेंथ के साथ इनवर्सली है। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम है तो डिफ्लेक्शन, मैं नहीं कह रहा, आप पढ़ के आए हो, वेव गाइड और जानते हो ना। आप इस नॉर्मल लाइट को मैट्रिक के प्रैक्टिकल के दौरान उसके सामने प्रिज्म रखा था, और आपने इस तरफ 7 कलर्स हासिल किए थे, और रेड सबसे टॉप पे इसलिए था क्योंकि रेड का वेवलेंथ ज्यादा था और डिफ्लेक्शन, और वायलेट सबसे बॉटम पे इसलिए था क्योंकि वायलेट का वेवलेंथ कम है और उसका डिफ्लेक्शन सबसे। सो प्रिज्म वर्क्स ऑन डिफ्लेक्शन इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। और कल हमने बात की थी कि दो वेव्स का स्पीड सेम हो सकता है, होता है, एनर्जी सेम हो सकती है, लेकिन उनका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कभी सेम। जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है माय डियर स्टूडेंट, इट मीन के इसमें सारे बेशुमार वेवलेंथ क्या हैं? अलग अलग है। और अगर वेवलेंथ अलग अलग है तो उनका डिफ्लेक्शन भी, और यही वजह है कि प्रिज्म से निकलकर ये एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। और अलहदा भी होते हैं तो किस हालत में होते हैं? ऑर्डर में। और कौन से ऑर्डर में? टॉप पर सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ और बॉटम में सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगा, क्योंकि उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा हो गई होगी। तासो पोएगी जिससे फिर आपकी मर्जी है, आप आगे स्क्रीन रखकर इन सारे वेवलेंथ को स्क्रीन पर रिसीव कर लेते हो, और इसी स्क्रीन पर रिसीव्ड वेवलेंथ को आप नाम देते हो हाइड्रोजन। आप अगर ये एटम हाइड्रोजन के थे, देन यू कॉल इट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगर ये एटम, एक मिनट मैं आपको मौका दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? टॉपिक पढ़ा रहा हूं, खत्म हो गया तो भागूंगा नहीं, आपको मौका दूंगा। तो एनी हाउ, नेक्स्ट हमारे पास है, अगर ये अगर एटम हाइड्रोजन के हैं तो स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का होगा। अगर ये एटम हीलियम के हैं तो स्पेक्ट्रम हीलियम का होगा। इस तरह स्पेक्ट्रम बनता है। कुछ 2-3 क्वेश्चन कर रहा हूं, उम्मीद है आपको आंसर मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपका क्वेश्चन सुनूंगा। आई नीड टू पुट अ क्वेश्चन प्लीज। अगर आपसे क्वेश्चन करूं पहला, आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो फॉर्मेशन से रिलेटेड है, अगर मैं कहूं इफ वी इंक्रीज the number of applied voltages, if we increase the number of applied voltages, then option A, number of series in hydrogen spectrum increases. Option B, number of wavelengths in each series increases. Brightness of series increases. Or option D, all of these. I need your answer. If you increase the number of applied voltages, इससे इस फॉर्मेशन चेंबर में खबर अपोएगी तासो क्वेश्चन मतलब दा देखाना। आपने इधर हाइड्रोजन का एटम रखे, सुनिए प्लीज, डोंट टॉक, दरम्यान में बात ना करें। अगर आपने यहाँ हाइड्रोजन के एटम रख लिए, ऑन किया वोल्टेज, ऑफ किया वोल्टेज भी है, कीप इट इन माइंड, एक बैटरी लगी है। ऑन ऑफ के बाद आपको स्पेक्ट्रम मिला, और आप अच्छी तरह जानते हो कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम 5 सीरीज में मिलता है। जो इधर होता है वो है फंड सीरीज। यहां कौन सा सीरीज होगा? ये फंड क्यों है? व्हाई नॉट इट इज लाइमन? इट इज फंड बिकॉज नीचे जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होगा,
और सब ये अल्ट्रा वायलेट है, नॉट ये अल्ट्रा वायलेट है क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम होगा, डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा। अल्ट्रा वायलेट मीन ये लेमन सीरीज है, और इसके बाद जो सीरीज होगा ये कौन सा होगा, बाल्मर। इसके बाद जो सीरीज होगा वो पास्टन, और फिर जो होगा वो ब्रैकेट, और इधर जो होगा वो क्या होगा, फंड। इट मीन के फंड सीरीज के वेवलेंथ सबसे कम है, तो उनका वेवलेंथ ज्यादा है, फंड का ज्यादा, हाँ बिल्कुल, फंड का वेवलेंथ ज्यादा है तो उनका डिफ्लेक्शन सबसे कम है। मेरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर हमने एक बैटरी अप्लाई की है, हमें ये 5 सीरीज मिल गए, अगर हम इस चैम्बर के साथ दूसरी बैटरी अप्लाई करें तो अब सीरीज ज्यादा हो जाएंगे या वही रहेंगे? क्या दूसरी बैटरी लगाने से नंबर ऑफ सीरीज ज्यादा होंगे या कम होंगे, या वही रहेंगे? तो ये ऑप्शन क्या है? अब रीजन तो बताना होगा ना। ये वोल्टेज बढ़ाने से एक बैटरी से 2 बैटरियां और 2 से 3 बैटरियां लगाने से सीरीज की तादाद में फर्क क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज द सीरीज ऑब्टेन करिस्पॉन्ड टू द नेचर ऑफ एटम्स इन द चैम्बर। और जब तक आप एटम्स चेंज नहीं करते, हाइड्रोजन को हीलियम से रिप्लेस नहीं करते, तब तक स्क्रीन पर मौजूद वेवलेंथ में चेंजेस, उन वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में चेंजेस, और अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ में चेंज नहीं आते तो सीरीज भी चेंज, तो आप कहोगे नो चेंज। क्यों नो चेंज? बिकॉज ये ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ एटम्स। ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ एटम से बदलता है, हमारे अप्लाइड वोल्टेज और बैटरियों की तादाद पे डिपेंड नहीं करता। बात खत्म। अब ये देते हैं, इधर देखिए प्लीज, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन ईच सीरीज इंक्रीजेस। ये कैसे जस्टिफाई करोगे? नंबर ऑफ वेवलेंथ्स इन ईच सीरीज इंक्रीजेस। गौर से देखें, इसका मतलब क्या है? अगर मैंने एक बैटरी लगाई है और बाल्मर सीरीज में 10 वेवलेंथ्स आ गए, बाल्मर सीरीज में कितने वेवलेंथ्स आ गए? 10 लाइन्स आ गए, 10 फोटॉन्स आ गए, बाल्मर में 10 फोटॉन्स आ गए। अगर मैं 2 बैटरियां लगाऊंगा तो क्या बाल्मर सीरीज में 10 के से लाइन ज्यादा हो जाएंगे? क्या ईच सीरीज में लाइंस की तादाद ज्यादा हो सकती है? नहीं, ये गलत है। अब इसका रीजन सुने, इसका भी रीजन सुने। जिस तरह आपने कहा कि सीरीज नेचर ऑफ एटम पे डिपेंड करता है, तो एक सीरीज में लाइंस जो हैं वो अवेलेबल ऑर्बिट पे डिपेंड करता है, अवेलेबल नंबर ऑफ ऑर्बिट। जी जस्टिफाई को मता से और पदेम जलबरा तविल डेर ग्रांची खा दादर तफावम। दोबारा मुझे ये बात बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, फिर एक दूसरे को समझाओगे। अगर मैं बात कर रहा हूं लेमन सीरीज की, तो आप जानते हो कि लेमन सीरीज किस ऑर्बिट में बनता है? दाखो बताओ तो डेर वक्त ना पता, आज तक के क्लास 10 के बच्चों को भी पता होता है कि लेमन सीरीज का रिस्पॉन्स टू फर्स्ट ऑर्बिट, बाल्मर सीरीज का रिस्पॉन्स टू। अब लेमन सीरीज में थ्योरेटिकल कितने लाइंस हो सकते हैं? तो आप कहो सर इसमें सेकंड से पहला लाइन बनता है, थर्ड ऑर्बिट से दूसरा लाइन बनता है, फोर्थ ऑर्बिट से तीसरा लाइन बनता है, और आखिरी ऑर्बिट थ्योरी में क्या समझा जाता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो इसका लास्ट लाइन जो है वो इन्फिनिटी से बनता है। अब ये लाइंस गिन लो। पहला लाइन किससे बना? जब ऑर्बिट 2 है, ऑर्बिट 2 है, तो लेमन सीरीज में कितने लाइंस हैं? 1। शाबाश। जब टोटल ऑर्बिट 3 है तो लेमन सीरीज में कितने लाइंस हैं? अब जब टोटल ऑर्बिट इनफाइनाइट है तो लेमन सीरीज में लाइंस की तादाद होगी इन्फिनिटी माइनस हाउ मेनी लाइंस विल बी देयर इन लेमन सीरीज? थ्योरेटिकली इन्फिनिटी माइनस 1। कपिंजो ऑर्बिटी नो पिंजो ऑर्बिट के फर्स्ट ऑर्बिट तो 100 ऑर्बिट न जम लगी 4, तो लेमन सीरीज में कितने लाइंस होंगे? 4। तो अगर इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हैं तो लेमन सीरीज में लाइंस की तादाद कितनी होगी? इन्फिनिटी माइनस 1। एग्री है ना? अगर मैं वोल्टेज के साथ दूसरी बैटरी भी लगा दूं तो क्या इससे ऑर्बिट्स की तादाद इन्फिनिटी से ज्यादा हो गई या इन्फिनिटी से कम हो गई? तो ऑर्बिट्स की तादाद वही रहेगी, तो जिस सीरीज में जितने लाइंस पॉसिबल है वो वही रहेंगे। यानी वोल्टेज की तादाद बढ़ाने से एक सीरीज में अवेलेबल लाइंस की तादाद ना कम होती है और ना ज्यादा। किस चीज पे डिपेंड करता है? किस चीज पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, अवेलेबल नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो ये आंसर क्यों गलत है बताएं शाबाश। क्या लिखूं? कहें सर इसके साथ लिख के कि इट डिपेंड्स अपॉन अवेलेबल
number of orbits. It does not depends upon voltage. ठीक देखा ना, खबर पोश हुई. अवेलेबल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स क्यों कहा? तो अगर लेमन में इंफिनिटी -1 पॉसिबल है तो बाल्मर में इंफिनिटी -2 और पास्टन में इंफिनिटी -3. ये थ्योरेटिकल बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली नहीं. थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं. एनी हाउ, अगर ये भी गलत तो इट मीन के आल तो वैसे भी गलत है. तो कॉमन सेंस कहता है कि ठीक क्या है? ब्राइटनेस ऑफ सीरीज इंक्रीजेस. हर सीरीज का ब्राइटनेस ज्यादा होगा. अब आप कह सकते हो, पूछ सकते हो कि सर कैसे, हाउ कैन यू से कि ब्राइटनेस इंक्रीज होगा? इमेजिन, मैं इसको ड्रा करने वाला हूं. ब्राइटनेस क्यों इंक्रीज होगा? हम इस पे बात करने वाले हैं. फर्ज करो ये चैम्बर है, आप मेरा साथ दे रहे हैं. ये स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन चैम्बर है और मैंने यहां एक बैटरी लगाई है. और ये पूरा चैम्बर हाइड्रोजन के एटम से भरा हुआ है. सिर्फ एक सीरीज से समझा रहा हूं. एक सीरीज से समझाऊं तो आप सबके लिए इमेजिन करें. एक सीरीज से समझाऊं तो आप सबके लिए इमेजिन करें. दैट विल बी बेटर. ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन चैम्बर. क्या है ये? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉर्मेशन चैम्बर है. वोल्टेज आपने एक बैटरी लगाई है V. आप मेरा साथ दे रहे हैं, ठीक? मेरी खुशफहमी तो नहीं है ना? गलतफहमी है? फर्क क्या है? शाबाश. गलतफहमी खुशफहमी में फर्क कौन बताएगा? हाथ उठाए. नजो को बेदरता से मुंह में हाँ बोले शाबाश. यस यू प्लीज. खुशफहमी में और गलतफहमी में क्या फर्क है? हाँ बोले. कोई भी शेयर करो यार, मैं जानना चाहता हूँ. मुझे खुद नहीं पता, थोड़ा बहुत मैंने सोचा है लेकिन हो सकता है गलत हूँ. कोई अच्छा लफ्ज मिल जाए, आप बताएं. इससे एग्री नहीं हूँ, सॉरी. हाँ बोले शाबाश. गलतफहमी लाइल्मी होती है. क्या होती है? लाइल्मी. जो बात आप नहीं जानते हो तो आपको उसके बारे में गलतफहमी होती है. खुशफहमी जो होती है वो एहसास कमतरी होती है. क्या होती है? खुशफहमी ये है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है. तो ये मेरी खुशफहमी है. समझ आ गई है? ये मेरी खुशफहमी है. और इजहार मुसलमान हो गया है, ये मेरी गलतफहमी है. समझ आ गई है? तो ये मेरी गलतफहमी है. मेरी लाइल्मी है, वो बहुत पहले से मुसलमान था, फरिश्ता सिफत इंसान था. तो मेरी गलत समझ आ गई है. अगर आपको एक बात की समझ नहीं आ रही और आपका आइडिया गलत है, ये गलतफहमी है. और अगर आप किसी चीज के बारे में बात सुनना ही नहीं चाहते हो और मैं ही ठीक हूं तो ये आपकी खुशफहमी होती है. खुशफहमी का इलाज नहीं होता. गलतफहमी या वक्त खुद ब खुद ठीक कर देता है. समझ गए हो ना? आगे बढ़ते हैं प्लीज. मैं क्या कह रहा था? ये हाइड्रोजन फॉर्मेशन स्पेक्ट्रम है. हाइड्रोजन फॉर्मेशन स्पेक्ट्रम को देखिए प्लीज. इसमें एक बैटरी हमने लगाई. आप इंटरेस्टिंग पॉइंट को देखिए. अवेलेबल एटम्स कितने हैं? बहुत ज्यादा हैं. लेकिन एक बैटरी की इतनी औकात नहीं है कि इन सारे एटम्स में एक्साइटेशन डेवलप करे. फर्ज करो, मैंने कहा एक सीरीज की बात करूंगा, और फर्ज करो मैं बाल्मर सीरीज की बात कर लेता हूं. और बाल्मर सीरीज में वेवलेंथ जो बनते हैं वो किस ऑर्बिट में बनते हैं? सेकेंड ऑर्बिट में बनते हैं. सेकेंड ऑर्बिट में. तो मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि फर्ज करो इसमें इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में एक्साइट हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में, और इसमें सेकेंड ऑर्बिट में, और इसमें थर्ड ऑर्बिट में एक्साइट हो गया. उम्मीद है आप ये ऑर्डर भी जहन में आपको समझ गए हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ये इलेक्ट्रोड्स के करीब हैं और ये इनके सामने एटम डिफेंडर हैं. तो इनको एनर्जी कम कंट्रीब्यूट होगी और इनको एनर्जी. तो इसका इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में चला गया और इसका इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला गया, और इसका भी दूसरे ऑर्बिट में चला गया, और इसका तीसरे ऑर्बिट में चला गया. फर्ज करते हैं और ये बाकी एटम इस बैटरी के शर से महफूज हैं. समझ आई है? इन ये बैटरी जो चाहता है वो सिर्फ इन एटम्स तक महदूद है. ये बाकी चैम्बर बच गया, इसमें कुछ नहीं हुआ. अब इंटरेस्टिंग बात गौर से सुने. ये बाल्मर सीरीज की बात करूंगा तो ये थर्ड से, सॉरी इसको फोर्थ कर दें,
मैंने बाल्मर लिखा कर ले, और इसको थर्ड कर दें, ये थर्ड और ये भी फोर्थ कर दें, सही है ना। मैं बाल्मर सीरीज की बात करूं तो फर्ज करो फोर्थ से वापस किस ऑर्बिट में जंप लग गया, और जब फोर्थ से सेकंड में जंप लगेगा तो ये बाल्मर सीरीज का लैम्डा 2 होता है, बाल्मर सीरीज का, क्योंकि बाल्मर सीरीज में जंप किस ऑर्बिट में लगते हैं, तो सेकंड में जंप थर्ड से भी लग सकता है और फोर्थ से भी लग सकता है और फिफ्थ से भी लग सकता है। मैं कह रहा हूं कि इस वक्त इस एटम फोर्थ में है, अगर ये फोर्थ से सेकंड में जंप लगेगा तो ये सेकंड लाइन है, बाल्मर का लैम्डा 2 है, लैम्डा 2 डेवलप हुआ। आप गौर से देखिए, ये लैम्डा 2 डेवलप करेगा बाल्मर का, और ये लैम्डा 1 डेवलप करेगा, क्योंकि जो थर्ड से 2 में जंप लगेगा ये क्या डेवलप करेगा, तो ये भी लैम्डा 1 डेवलप करेगा, और ये लैम्डा, तो लैम्डा 2 कितने एटम से बन गया, 2 एटम से, तो लैम्डा 2 के कितने फोटॉन्स होंगे, माला खबर जवाब रखा हुई खा, लैम्डा 2 के कितने फोटॉन्स हैं, और नंबर ऑफ फोटॉन रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस मीन नंबर ऑफ फोटॉन, तो लैम्डा 2 के 2 फोटॉन्स हैं और लैम्डा 1 के 2 फोटॉन्स हैं। तो जब स्क्रीन पर आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा तो बाल्मर सीरीज, ये मैं बाल्मर की बात कर रहा हूं, बाल्मर में लैम्डा 1 में 2 फोटॉन यहां आकर लाइन बनाएंगे और लैम्डा 2 में भी 2 फोटॉन आकर लाइन बनाएंगे, तो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस कम है, मध्यम है। अब क्या हो रहा है, आपने एक और इलेक्ट्रोड भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और एक और इलेक्ट्रोड इंट्रोड्यूस करने से आपने वोल्टेज की तादाद क्या कर दी, ज्यादा कर दी, और अब जो यहां हो रहा था वो यहां भी हो रहा है, और एक बार फिर लैम्डा 2 और लैम्डा 2 और लैम्डा 1 डेवलप हुए, तो वोल्टेज बढ़ाने से लैम्डा 2 की तादाद कितनी हो गई, लैम्डा 2 के फोटॉन कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहां पर 4 फोटॉन आकर अपनी जगह बनाएंगे और फोटॉन इंक्रीजेस, तो बाल्मर सीरीज का लैम्डा 1 का ब्राइटनेस क्या हो जाएगा, ज्यादा, और लैम्डा 2 का ब्राइटनेस क्या हो जाएगा। यही सिलसिला हर सीरीज में होता है, हर लाइन में होता है। अवेलेबल लाखों एटम्स हैं, अगर आप इसमें कम सोर्सेज अप्लाई करोगे तो लाखों एटम्स में कम एटम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, और अगर आप वोल्टेज की तादाद बढ़ाते हो तो लाखों एटम में ज्यादा एटम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो ज्यादा एटम से स्पेक्ट्रम बनता है तो आएगा तो उसी जगह पर, क्योंकि नेचर तो लैम्डा 2 का सेम है, चाहे वो एक एटम से बने चाहे वो 100 एटम से बने। तो लैम्डा 2 का एक फोटॉन आएगा तो इंटेंसिटी मध्यम होगी, 2 फोटॉन लैम्डा 2 के आएंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, 3 फोटॉन आएंगे तो इंटेंसिटी और भी ज्यादा। इट मीन हम और आप समझ गए कि अगर वोल्टेज की तादाद बढ़ाएंगे तो हर स्पेक्ट्रल सीरीज की इंटेंसिटी क्या होगी, इंप्रूव। कब तक इंप्रूव होगी, कोई लास्ट लिमिट है, जब तक चेंबर में मौजूद सारे एटम स्पेक्ट्रम बनाने में पार्टिसिपेट ना करें। वोल्टेजेस के तादाद बढ़ाते जाओ, तब तक बढ़ाते जाओ जब सारे एटम्स पार्टिसिपेट करें। इट विल बी द मैक्सिमम ब्राइटनेस ऑफ द स्पेक्ट्रल सीरीज। इसके बाद अगर आप 10 वोल्टेज और भी बढ़ा दो तो ब्राइटनेस में इंक्रीज, क्योंकि सारे एटम्स का स्पेक्ट्रम पार्टिसिपेशन कवर हो गया। मैं खबर पोश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट भाई, आपको मौका देता हूं, खुद चिदलता उधरेगम बस वो बदरेगम। क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन 2, हाउ मेनी फैक्टर्स are there to change या to control the brightness of spectral series? First, 1, 2, 3, infinite. सोच के बताएं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन में इशारा दे दिया, मैंने बता दिया कि जनाब कितने फैक्टर्स हैं, बता दिया जनाब कि वो कौन था, बताएं, शाबाश, जल्दी करें। 1 कौन कह रहा है, ठीक है, सही कह रहे हो। 2 कौन कह रहा है, वेरी गुड, ये कुछ ज्यादा ही सही कह रहे हैं। तो जनाब आंसर क्या है, 2 है। अब 2 में एक तो कंफर्म हो गया कि इट इज अप्लाइड वोल्टेज की तादाद है, अप्लाइड वोल्टेज की तादाद है। अच्छा ये भी सुन लीजिए, अक्सर स्टूडेंट बाद में टेक्स्ट करते हैं, पूछते हैं कि सर 220 वोल्ट अप्लाई करते हो तो ज्यादा वोल्टेज का मतलब है कि 440 वोल्ट अप्लाई करो, गलत कर रहे हो।
440 वोल्ट सारे एटम को आयोनाइज कर देगा, स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा ही नहीं, एक्साइटेशन नहीं करेगा, आयोनाइजेशन करेगा। मैं तादाद की बात कर रहा हूं, यानी एक बैटरी अप्लाई करे 220 वोल्ट की तो वो लाखों एटम में 1000 एटम को डील कर सकता है, तो दूसरी बैटरी अप्लाई करोगे तो लाखों में 2000 एटम से डील होगा। तो एक बैटरी भी 220 वोल्ट की होगी और दूसरी बैटरी भी, कुछ समझ आ गई है? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ वोल्टेजेस। समझ आ गई है? 220 अगर आपने इसको 440 वोल्ट कर दिया तो एक्साइटेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा और एक्साइटेशन पोटेंशियल आयोनाइजेशन में बदल जाएगा और कोई एटम एक्साइटेशन नहीं, सारे आयोनाइजेशन कर लेंगे, स्क्रीन आपका खाली रहेगा। समझ आ गई है ना? खबर है? नंबर ऑफ वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं। अब बताएं, एक तो अप्लाइड वोल्टेज की तादाद है, दूसरा क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। क्या है? द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्यों है, मुझे नहीं समझ आई। तस्बोई सर खुद ही तो कहा कि ये तब तक ब्राइटनेस बढ़ाएगा जब सारे एटम स्पेक्ट्रम बना लें। तो अगर सारे एटम्स 2000 थे और ब्राइटनेस आपको मिल गया, ऐसे ब्राइटनेस मिल गया कि लेमडा 1 में 10 फोटान, लेमडा 2 में 10 फोटान, लेमडा 3 में 10 फोटान, लेमडा 4 में 10 फोटान, सारे स्पेक्ट्रल की ब्राइटनेस ऐसी है कि हर वेवलेंथ में 10 फोटान। हम और आप एग्री। फिर क्या हुआ? इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही, वोल्टेज का रोल खत्म हो गया। वोल्टेज अब बढ़ा भी रहा हूं, इंटेंसिटी नहीं बढ़ रही, तो समझ जाना कि चैम्बर के सारे एटम ने स्पेक्ट्रम दे दिया है। अब दूसरा फैक्टर इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या है कि चैम्बर खोल ले और एटम्स 2000 के बजाय क्या कर दो, 4000 कर दो। तो अब मजीद वोल्टेज बढ़ाने से फिर ब्राइटनेस क्या होने लगेगा? कुछ समझ आ गई है? इट मीन हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन चेंज एंड मॉडिफाई द ब्राइटनेस ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज? 2 है। वो क्या क्या है? वो 2 क्या है? शाबाश। एक है वोल्टेज है और एक नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। लेट मी प्रोसीड। आपकी बातें सुनूंगा आज, बिल्कुल लास्ट तक क्लास लूंगा, आपकी बातें सुनूंगा। ठीक, मैं अपनी बातें खत्म करूं। सुनाना बहुत मजा देता है, कसम खा लें, सुनना बिल्कुल मजा नहीं देता। तो इसका सुनाने का मजा फरमान कसकर से देख लें उसको। वैसे उसके तो सुनने का भी मजा आता है, यह अलग बात कि फिर कमेंट्स का और भी ज्यादा मजा आता है कि वरना कमेंट से। एनी हाउ, जो भी है, कहना क्या चाहता हूं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो शू जन्नत पोएगम तासो साउंड लाड़ो खत्म हो कम वल तरसा मिसान आखिस्ताम वामे खिस्ता सामे वाखिस्ता। आपकी फिजिक्स की क्लास आखिर में ही होती थी, वो पहले होती थी? हाँ, वल्लाह का पूछो खूब ठीक दखा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इसके क्वांटिटेटिव बातें कर लेते हैं। 10 मिनट्स मुझे दे, फिर बाकी टाइम आपका। सही? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की क्वांटिटेटिव बातें। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वांटिटेटिव बातों में जो क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे कहते हैं कि कभी कहते हैं फ्रीक्वेंसी मालूम करो और कभी कहते हैं वेवलेंथ मालूम करो। तो आसान सी बात है, फ्रीक्वेंसी मालूम करने का तरीका होता है F = c/λ, यानी जहां आपसे कहें कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस सीरीज के इस लाइन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उसके लिए वेवलेंथ आप वैसे भी मालूम करोगे। आपको मालूम करना पड़ेगा, पहले वेवलेंथ मालूम करोगे, उसमें पुट करोगे, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। यानी बेसिक चीज जो हमें डिस्कस करना है वो क्या है? वेवलेंथ। क्योंकि वेवलेंथ के क्वेश्चन में भी वेवलेंथ चाहिए और फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन में भी वेवलेंथ तो चाहिए होगा। अब वेवलेंथ कैसे मालूम करेंगे, वो भी आसान है। वेवलेंथ के लिए रेडबर्ग फार्मूला है, जानते हो ना? और रेडबर्ग फार्मूले में कुछ शॉर्ट फॉर्म्स है, कुछ रूल्स है। माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज 1/λ, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/p² - 1/n²। ये वो फार्मूला है जो पूरे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सारे फोटॉन्स के वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए काफी है। इसमें ये वेवलेंथ है। रेडबर्ग कांस्टेंट आप जानते हो, इसका डायमेंशन भी जानते हो, मीटर इनवर्स के बराबर है और इसकी वैल्यू भी 1.0 10⁻⁻⁷ है या +7 है?
माता न या तासुखपल खरज ताखलिन। पी क्या है? वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप लगाए, ये वो ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप लगाए, और एन वो ऑर्बिट है जिससे जंप लगाए, जिससे इलेक्ट्रॉन जंप लगाए। भाई जिससे जंप लगाए वो एन है, और जिसमें जंप लगाए वो क्या है? वो पी है। हम एग्री? इनकी सिलेक्शन कैसे होगी? तो सिलेक्शन में सिर्फ 4 बातें हैं, वो याद करें, बात हर क्वेश्चन आराम से डील कर सकते हो। पी का सिलेक्शन करोगे, व्हाट इज द रेफरेंस ऑफ सिलेक्शन? सीरीज नेम, सीरीज नेम। पी के सिलेक्शन में सीरीज का नाम या रीजन इस्तेमाल होता है, सीरीज का नाम या रीजन। रीजन भी जरूरी नहीं है। रीजन क्यों ऑथेंटिक नहीं है? क्योंकि रीजन 3 सीरीज के इंफ्रारेड है। अगर मैं कहूं फाइंड द वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ सीरीज विच इज इन इंफ्रारेड रीजन, तो देखो भैया पास्टनम की देशी, ब्रैकेटम की देशी और फंडम की देशी, लेकिन नाम लेना लाजमी है, तो नाम ही काफी है, सीरीज नेम। और इसका मतलब क्या है कि लेमन सीरीज हो तो P विल बी इक्वल टू, बाल्मर सीरीज हो तो P विल बी इक्वल टू 2, और पास्टन सीरीज हो तो P विल बी इक्वल टू 3, और ब्रैकेट सीरीज हो तो P विल बी इक्वल टू 4, और फंड सीरीज हो तो P विल बी इक्वल टू, और ये सब के सब क्या है माय डियर स्टूडेंट? ये फिक्स्ड है। P का सिलेक्शन सीरीज का नाम ही करेगा। अब अगर मैंने कहा फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइन ऑफ लेमन सीरीज, तो वो इस फार्मूले में P क्या पुट करोगे? अगर मैंने स्टेटमेंट में फंड सीरीज दिया तो फिर इसका P की वैल्यू क्या पुट करोगे? फिर 5 एंड सो ऑन। N का सिलेक्शन कैसे होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, N के सिलेक्शन में 4 बातें हैं। अगर क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन आ जाए तो n इज इक्वल टू P प्लस 1, P प्लस, अगर क्वेश्चन में कहे कि फाइंड द वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट लाइन, तो फिर n की वैल्यू होगी P प्लस 1। अगर लास्ट लाइन आ जाए, फाइंड द लास्ट वेवलेंथ, फाइंड द लास्ट लाइन ऑफ दिस सीरीज वगैरह, तो फिर n इज इक्वल टू इंफिनिटी होगा, n मस्ट बी इक्वल टू, अगर लास्ट लाइन होगा तो इंफिनिटी होगा, n क्या पुट करेंगे? इंफिनिटी होगा। गुड। अगर माय डियर स्टूडेंट इन्होंने मैक्सिमम वेवलेंथ दिया, सॉरी एक पॉइंट और भी है, अगर कोई आम नंबर आ जाए, क्या आ जाए जनाब? आम नंबर, यानी फर्स्ट तो स्पेशल है ना, लास्ट स्पेशल है, अगर आम आ जाए, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ 7th फोटॉन ऑफ पास्टन सीरीज, तो 7th एक आम नंबर है। 7 क्या है? एक आम नंबर है। तो याद रखिए इसमें n की सिलेक्शन होगी P प्लस गिवन नंबर, P प्लस गिवन नंबर। अगर मैं कहूं 7th फोटॉन ऑफ लेमन, तो गिवन नंबर क्या हुआ? 7, और लेमन मीन के P क्या होगा? तो आई हैव टू पुट n इज इक्वल टू 8। अगर मैं कहूं फाइंड द वेवलेंथ ऑफ 5th फोटॉन ऑफ पास्टन सीरीज, तो गिवन नंबर क्या हुआ? 5, और पास्टन 3, तो इट मीन के P 3 और गिवन नंबर 5, वंस अगेन क्या होगा? n मस्ट बी 8। आप समझ गए हैं। इसके अलावा अगर ये कहे मैक्सिमम वेवलेंथ या ये कहे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, स्टेटमेंट में इनका ताल्लुक हो, तो मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है, इसके लिए n होगा P प्लस 1 ही होगा। और अगर ये कहे माय डियर स्टूडेंट मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो n मस्ट बी इक्वल टू इंफिनिटी। अब हम इन सारी बातों के क्वेश्चन करते हैं। यो दो क्वेश्चन है कहूँ ज्यादा ब्याजस्ता से फरियाद और हम, ठीक ना? तो पहला क्वेश्चन है, what is the wavelength of third photon of Paschen series? Option A, third photon of Paschen series 36 divided by 9. Option B,
35R divided by 36. Option C 36R by 35 और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप 2 मिनट ले लें बेशक, सॉल्व करें। एक और क्वेश्चन है, what is the wavelength of maximum frequency of Balmer series? Option A, it is 4 by R. Option B, it is R by 4. Option C, it is 16 by R. और एहतियातन नॉन भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। क्या होगा आंसर? सॉल्व ही नहीं कर रहे हो तो आप तो उसको देख रहे हो। सॉल्व किया? क्या आंसर आया? शाबाश। नहीं किया सॉल्व, यकीन करें वरना फौरन बता देते। ए ठीक है ना? गुड, शाबाश। इसका आंसर क्या है? एक तो मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्यूशन तो इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको ये रूल समझाऊं कि ये वैल्यूज इस तरह सेलेक्ट करोगे, वरना इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा शॉर्ट इंफॉर्मेशन है। आप जानते हो कि वेवलेंथ का यूनिट किस चीज में होता है? मीटर में, और रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट मीटर। इसीलिए वेवलेंथ के किसी भी वैल्यू में रेडबर्ग कांस्टेंट नॉमिनेटर में कभी नहीं आ सकता। समझ आई है? तो यहां देखो रेडबर्ग कांस्टेंट नॉमिनेटर में है, तो ये वेवलेंथ का आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज इस पूरे का यूनिट क्या बनेगा? मीटर इनवर्स। और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है? वो तो मीटर होता है। तो इट मीन के बिना सोल्यूशन मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है। ना, ये ठीक हो ही नहीं सकता, बिकॉज डायमेंशनली ठीक ही नहीं है। समझ गए हो? बट मैं तो सॉल्व इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको रूल समझाऊं। सोल्यूशन को देखिएगा जनाब, मैं इसका सोल्यूशन ऐसे ले रहा हूं कि 1 ओवर लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर, मैंने आपको पी और एन की सिलेक्शन के रूल बताए। पी डिसाइड होगा सीरीज के नाम से और सीरीज का नाम क्या है? पास्टन। और पास्टन के लिए पी क्या होता है? तो 1 ओवर लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट, और ये होगा 1 ओवर 3 स्क्वायर माइनस एन की सिलेक्शन होती है गिवन इंफॉर्मेशन से, और यहां आपको थर्ड मिला है। थर्ड मीन के कौन सा नंबर है? आम नंबर है। और आम नंबर का सिलेक्शन रूल ये था कि नंबर प्लस पी, नंबर प्लस, यानी एन का रूल ये था कि नंबर या पी प्लस द गिवन नंबर। तो पी यहां 3 है और गिवन नंबर भी, इट मीन वी हैव टू पुट 6, लिहाजा ये होगा 6 स्क्वायर 1 ओवर लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट, हमारे पास ये होगा 1 ओवर 9 और ये 1 ओवर 36। आगे बढ़ते हैं। 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एलसीएम क्या होगा? ये है रेडबर्ग कांस्टेंट और एलसीएम 36 आता है ना, 36 बाय 9 4 माइनस 1, सो इट इज 1 ओवर लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट 3 बाय 36, और लैम्डा इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाय 3 आर। समझ गए हो? और ये होता है 12 बाय आर। करेक्ट आंसर इज 12 बाय आर। सही कह रहा हूं? अगर ऑप्शन में ये होता तो ठीक होता, या ये होता तो ठीक होता। और आपने देखा कि रेडबर्ग कांस्टेंट वेवलेंथ की वैल्यू में कहां आता है? डिनोमिनेटर में, और यहां रेडबर्ग कांस्टेंट कहां है? नॉमिनेटर में। तो ये तो आंसर ठीक ही नहीं है।
नॉन ठीक है, लेकिन सोल्यूशन इस तरह होगा। ये सॉल्व किया आपने, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? शाबाश। दवाड़क क्वेश्चन है ना सॉल्व करो, तो इसका मतलब क्या है भाई? सॉल्व करो। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ बाल्मर सीरीज? मैं क्या मांग रहा हूं आपसे? वेवलेंथ। क्वेश्चन देखिए प्लीज, वी आर गोइंग टू फाइंड वेवलेंथ। इंटरेस्टिंग है, कौन से सीरीज की बात हो रही है? और बाल्मर मीन के पी की वैल्यू 2, बी है। बी देखता हूं, मुझे लगता है यही है बी। बी कैसे हो सकते हैं? इसमें तो आर नॉमिनेटर में है, ए होगा, बी तो पॉसिबली, मुझे लगता है यही है, मुझे लगता है ये है। लेट मी सॉल्व इट प्लीज, लेट मी एक्सप्लेन इट। वेवलेंथ मालूम करना है और बाल्मर सीरीज को देखकर मैं पी की वैल्यू क्या ले रहा हूं? पी की वैल्यू 2 बिकॉज ऑफ बाल्मर। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि एन की वैल्यू के सिलेक्शन के लिए क्या इंफॉर्मेशन है? और इधर रूल्स में मैंने लिखा था जब स्टेटमेंट में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो तो एन मस्ट बी इंफिनिटी, एन मस्ट बी, वेवलेंथ मिनिमम हो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ इधर मैंने लिखा था एन मस्ट बी इक्वल टू इंफिनिटी। तो 1 ओवर लैम्डा रेडबर्ग कांस्टेंट 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर में पुटिंग कर लें। पी की जगह आएगा 2 और एन की जगह आएगा 1 ओवर इंफिनिटी इज 0 और 2 का स्क्वायर 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाय, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। जिसके दिल पे जो भी बात है हाथ उठाए, एक एक बात करे, शाबाश। बाकी हम कल मिलेंगे इंशाल्लाह। वाह खाना सदैव एक क्वेश्चन देर सबर देव को, हाँ थैंक यू। हाँ बोले शाबाश, लाउडली बोले ताकि मैं सुनूं। हाँ शाबाश, फ्रीक्वेंसी के साथ करो। मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं आपको आंसर दे दूं। चलो आप पहले क्वेश्चन कंप्लीट करें, आपका हक है। शाबाश, सही है, वेरी गुड, सही कह रहे हो। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, आप बैठ जाइए प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है आपने? खैर हजार पढ़ा देगा इंशाल्लाह। तो वो जो है ना मॉडर्न फिजिक्स में मेरी बात इंशाल्लाह हजार के मुंह से आप सुन लोगे। मैं कह रहा हूं एनर्जी ऑफ रे। आपने कल मेरे डिस्कशन में नोट किया होगा कि मैंने ई लिखा तो जल्दी उसके साथ रे भी लिखा था, आपने डेफिनेटली नोट किया होगा। माय डियर एंड नियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है? ये एक रे है। ये क्या है? ये एक रे है। इस रे के अंदर फोटान होते हैं। क्या होते हैं? फोटान होते हैं। और ये है फोटान 1, फोटान 2, फोटान 3, फोटान 4। मैंने कितने फोटान लिए? 4। आप आंसर दे प्लीज, कितने फोटान लिए? 4। दैट्स गुड। इस एक फोटान में फर्ज करो इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 हर्ट्ज है या 2 हर्ट्ज है? कितने हर्ट्ज है? 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं होती। मैं आपको समझा रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है इसका, इसलिए समझा रहा हूं। हालांकि मॉडर्न फिजिक्स का है, वहां वैसे आप पढ़ोगे। एक्सीलेंट क्वेश्चन है, इसलिए समझा रहा हूं, ठीक है? और आपने काफी सब्र भी किया, इसलिए समझा रहा हूं। ये है जनाब फोटान, और सारे रे की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। जो इक्वेशन आपने बताया माय डियर स्टूडेंट, वो H इज इक्वल टू hf, प्लांक क्वांटम थ्योरी है। और आप इसे वेवलेंथ के फॉर्म में लो या फ्रीक्वेंसी, एक ही बात है, जैसे कि आपने वेवलेंथ से इन्वर्सली कर दिया। ये कह रहे हैं कि सर कल आपने कहा कि मुख्तलिफ रेडिएशन की एनर्जी तो सेम होती है और फ्रीक्वेंसी हर रेडिएशन की डिफरेंट होती है, तो प्लांक तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो ये अगर सेम है ये डिफरेंट कैसे हुआ? तो माय डियर स्टूडेंट, जब इधर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो ये एनर्जी मस्ट बी डिफरेंट है, बिकॉज ये एनर्जी ऑफ रे नहीं, एनर्जी ऑफ फोटान है। क्या है? फोटान है। इस एक फोटान की एनर्जी, एक मिनट, एच एफ में पुट करो तो एच एच है और एफ आपने कितना लिया है? तो इस एक फोटान की एनर्जी कितनी है? 2h है। तो खबर आप होएगी। और इस फोटान की एनर्जी भी कितनी है? इसकी भी एनर्जी कितनी है? इसकी भी एनर्जी कितनी है?
2h है। और इस पूरे रे की एनर्जी कितनी हो गई? जब आप रे की बात करोगे 2 + 2 + 2 + 2 द रे एनर्जी इज 8h। अब एक और रे बना रहा हूं। ये है माय डियर स्टूडेंट एक और रे जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3 हर्ट्ज। कितने हर्ट्ज? 3 हर्ट्ज है। मैं जानबूझकर 3 नहीं लेना चाहिए, 1 हर्ट्ज ले लूं क्योंकि मैं गलत हो गया तो आपके लिए फिर मुश्किल होगा समझना। 1 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। तो E = hf बता रहा है कि यहां 1 पुट करो तो अब एक फोटान की एनर्जी क्या होगी? तो एक फोटान की एनर्जी hh होगी। लेकिन अगर इस रे में मैं कितने फोटान ले लूं? 8 फोटान ले लूं। मैंने कितने 1 2 3 4 5 6 7 और तो H + H + H, तो रे की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो इन दो रेस की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, इनकी टोटल एनर्जी सेम है, लेकिन इनकी फोटान एनर्जी क्या होगी? और कल जो मैंने वर्ड यूज किया था वो दो रेस को डिफरेंस करने के लिए किया था। तो मैंने कहा कि दो मुख्तलिफ रेस की एनर्जी सेम हो सकते हैं लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। एंड एनर्जी ऑफ वन फोटान ऑफ टू डिफरेंट रेज मस्ट बी डिफरेंट। एक फोटान की एनर्जी दो अलग रेडिएशन की डिफरेंट होती है बट रे की एनर्जी सेम। एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन है कि वी हैव 2 रेज ऑफ ब्लू लाइट एंड रेड लाइट। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा और आपको याद आ जाएगा, काफी जगहों पे वायरल है। अगर हमारे पास 2 रेज हैं, एक रेड लाइट का है और एक ब्लू लाइट का है और दोनों की एनर्जियां सेम है, तो किस में फोटान की तादाद ज्यादा होगी? रेड में फोटान की तादाद ज्यादा होगी क्योंकि उसके फोटान में एनर्जी कम है और ब्लू के फोटान में एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। लेकिन इन्होंने फिर ब्लू की फ्रीक्वेंसी कुछ और है, रेड की कुछ और है, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि द टोटल एनर्जी ऑफ रेड इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ। समझ गए हो? बेहतर क्वेश्चन था बट आपका कंफ्यूजन जो था वो फोटान एनर्जी में था और मैं रे एनर्जी की बात कर रहा हूं। समझ गए हो? कल मिलेंगे इंशाल्लाह।